अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 67। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। ले जी समझे शहर आ गया। ये पुल पार करके हम आगे जाएं तो बाजार शुरू हो जाएगा। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और वो लोग खेतों खलियानों के सिलसिले को पीछे छोड़कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे जहां से आगे बहती नदी और नदी को पार करने के लिए इस पर बना पुल साफ दिखाई दे रहा था। इस पुल को देखकर ही रखवाले ने आगाह किया था, ठीक है तुम यहाँ उतर जाओ, यहाँ से आगे हम खुद चले जाएंगे। सोनिया ने ऐन नदी के किनारे गाड़ी रोकते से कहा, चंगा जी, इधर से मैंने वापसी के लिए शहर आने वाली कोई बस मिल जाएगी। वो जैसे जान छूटे पर खुश हो गया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर तेजी नीचे उतरा। सोनिया भी अपनी सीट छोड़कर बाहर निकल आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद की। इसका इतने अखलाक से शुक्रिया अदा करना माज को हैरान कर गया। कोई गल नहीं बहन जी, आदमी ही आदमी के काम आता है। वो बेचारा जो गन पॉइंट पर हर खिदमत के लिए मजबूर किया गया था, इतनी सी खुश अखलाकी भरी खुश होकर सादगी से बोला, ये कुछ पैसे रख लो, किराए वगैरह के काम आएंगे। इसने कुछ करेंसी नोट रखवाले की तरफ बढ़ाए। ये नोट इसने नवाब रुकनुद्दीन की जेब से निकाले थे। इसकी लोड नहीं है जी, बस में मुझे अपने पेंट का कोई बंदा मिल जाएगा। इसने नोट पकड़ने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जितना करो, मैं कह रही हूँ तो तुम्हें ये पैसे रखने ही होंगे। सोने के लहजे में हल्की सी सख्ती दराई। पिछली नशिस्त पर पराजमान ये मकालमा सुनते मास को सोने की इतने हमदर्दाना रवैये पर हैरत हो रही थी। गुफ्तगू सुनने के साथ साथ वो अतराफ का जायजा भी लेता जा रहा था। इलाका खासा वीरानी था। अब तक के सफर में उन्होंने सिर्फ एक साइकिल रिक्शा और एक मोटरसाइकिल सवार और चंद पैदल राहगीरों को देखा था। शायद ये इंसानों की अदम मौजूदगी ही थी जो सोनिया नदी के किनारे खड़ी इतने इत्मीनान से रखवाले से बातचीत कर रही थी। आपका हुक्म है तो फेर ले ही लेता हूँ। रखवाला जो सोने से चंद कदम के फासले पर खड़ा था आगे बढ़ा और नोट थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इससे अगले लम्हे मास की आंखों के आगे कोया कोई बात सी कौन गई। सोनिया का रखवाले का हाथ थामकर खींचना, कनपट पर घोंसा रसीद करना और फिर किसी कागजी गुड्डे की तरह नदी में उल्टा फेंकना, सब एक पल में इसकी नजरों के सामने से गुजर गया। तो वे साख्ता ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला। शराब की आवाज से नदी में जा गिरने वाले रखवाले का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। बस इसके गिरने से पानी में बनने वाला भंवर ही बाकी रह गया था। कन पट्टी पर लगने वाले घोंसले ने यकीनन बेचारे को बेहोश कर दिया था और वो पत्थर की तरह पानी में जा गिरा था, वरना कुछ तो हैर पता था। क्या ये जरूरी था? इसने शिकवा किया। बिल्कुल, मैं इसे वापस जाकर लोगों को दास्तानें सुनाने के लिए छोड़ सकती थी। कामिल इत्मीनान से जवाब देते हुए दोबारा गाड़ी में आ बैठी। मास भी अफसुर्दा सा दोबारा अंदर बैठ गया। पुल पार करके हम गाड़ी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करके पुल पर चढ़ाते हुए इतला दी। वो खामोश रहा। छोटा सा पुल मिनटों में पार हो गया। यहाँ से आगे बाजार तक हमें पैदल जाना होगा। पुल के पार गाड़ी रोककर इसने मास को मुतल्ला किया। मरता क्या ना करता कि मिस्ताक किसी नीचे उतरना पड़ा। जिस्मानी कमजोरी और तकलीफ आराम और सुकून की मुतकाजी थी, लेकिन ऐसा जाने कब मुमकिन हो पाता। वो एक तरफ खड़ा सोने की कार्रवाई देखता रहा। देखते देखते नवाब रुकनुद्दीन की नीली कार शराब से पानी में जा गिरी। कार के सारे दरवाजे खुले हुए थे। उम्मीद थी कि जल्दी नदी का पानी अंदर मौजूद सारे सामान को बहा ले जाता और कार दरियाफ्त होने पर कोई ऐसा सुराग न मिलता जो इनकी निशानदेही कर पाता। बह जाने वाले सामान में जदीद AK-47 भी शामिल थी, जिसने अब तक उनके तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा किया था। चलो चलते हैं। सोने ने कदम आगे बढ़ाए। 6-7 मिनट तक पैदल चलते रहे। फिर एक साइकिल रिक्शा मिल गया। रिक्शे वाली ने इनकी फरमाइश पर बाजार में उतार दिया। बाजार में करके सोने ने एक बार फिर पैदल मार्च शुरू कर दिया, यहाँ तक कि चलते चलते वो बाजार से बाहर निकल आए। हम कहीं ठहरेंगे भी या नहीं? मास झिल्लाया। यहाँ तुम्हें कौन सा 5 स्टार होटल नजर आ रहा है हम ठहर सके? वो बेरुखी से बोलकर आगे बढ़ी। अब मकानात का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए मकानात भी खास नहीं थे। गलियों से गुजरते लोग भी अपनी हुए से कम हैसियत दिखाई देते थे। कुछ ने दोनों को गौर से देखा जरूर, लेकिन सवाल जवाब की जहमत किसी ने गवारा नहीं की। आओ। एक खाली गली से गुजरते सोने ने गड़ाब से एक मकान के दरवाजे में घुस गई। अंदर दाखिल होते इसका खूनी खंजर पिंडी से इसके हाथ में आ गया। मास ने किसी हद तक इसका इरादा समझते अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। आवाज निकाली तो जान से जाओ। वो आहट सुनकर बावर्ची खाने से बरामद दूल्हे जवानुल उम्र औरत थी, जिसके सर पर पहुंचकर सोनिया पुकारी थी। औरत ने एक नजर इसके हाथ में मौजूद खंजर पर डाली और बुरी तरह कपवाने लगी। पानी पिला दे सुरला, कब से आवाजें दे रही हूँ, तेरे कान पर क्यों नहीं रिंगती? एक कमरे के अंदर से आती पाटदार निस्वानी आवाज ने सुरला के नाम से पुकारी जाने वाली कपकपाहट में मजीद इजाफा कर दिया। कौन है ये और इसके सिवा कौन कौन घर में मौजूद है? सोने ने इसे मध्यम लेकिन तुंद लहजे में पूछा। मेरी सास है जी, इसकी सिवा और घर बेच नहीं है कोई।
اس نے सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। महज इस दौरान तो कमरों का इस मुख्तसर से घर का जायजा लेता रहा था, चुनांचे इशारे से इसके बयान की तस्दीक कर दी। किधर मर गई सुरला, आने दे आज रशी को, बताऊं कि ऐसे कैसे तू मुझ अपाहज को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाती है। जाओ इसे पानी पिलाओ, लेकिन कोई गलत हरकत नहीं करना। बुढ़िया का ववेला सुनकर सोने ने सुल्ला से कहा और खंजर माज को थमाकर इसके पीछे जाने का इशारा किया। माज ने कमरे के अंदर कदम नहीं रखा। इसे अंदाजा हो गया था कि औरत इतनी खौफजदा है कि हिदायत के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। कामचोर निकम्मी, 2 घूंट पानी पिलाने में इतनी देर। आज ऋषि आए तो तुझे फारिग करवा के तेरे पेके भिजवाती हूँ। 5 न बच्चे पैदा करते न घर का काम का कोई ढंग से करती है। ऐसी औरत को घर में रखकर करना भी क्या है। बहू की मुश्किल से अनजान अंदर बुढ़िया अपनी पाटदार आवाज में इस पर बरसे जा रही थी। माज की आधी तवज्जो इस तरफ आधी सोने की तरफ थी। इसने इसके हाथ में एक पुराने मॉडल का मोबाइल देख लिया तो समझ गया था कि ये मोबाइल इसने बाजार में से गुजरते हुए किसी राहगीर की जेब से उड़ाया है। वो दूसरे कमरे में घुसी इस मोबाइल पर किसी से नए धीमी आवाज में बात कर रही थी। खाना समय पर बना लेना, वरना तेरी अर्थी ही तेरे पेके जाएगी। दूसरी तरफ बुढ़िया पानी पीकर ताज़ा दम होने के बाद दोबारा बहू पर बरसे ही थी। वो इसे मिनमिनाती आवाज में जवाब देकर बाहर निकल आई तो दरवाजा भीड़ने के बाद माज की तरफ सवाले नजर से देखा, जैसे अगला हुक्म दरियाफ्त कर रही हो। तुम अपने काम निपटाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। माज ने बड़े सगीर के हर 5वें छठे घर में दिखाई देने वाले इस किरदार के लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस की। इस बेचारी को शायद ज्यादा सवाल जवाब की आदत ही नहीं थी, इसलिए इन दोनों की यहाँ मौजूदगी के बारे में कोई सवाल किए बजाय एक बार फिर बावर्ची खाने में जा घुसी। तुम जाकर आराम कर लो, 2-2.5 घंटे में हमारे यहाँ से निकलने का इंतजाम हो जाएगा। सोने फोन से फारिग होकर आ गई और इसे आराम का मशवरा दिया। वो जो अब तक बेहद कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करता रहा तो फौरन इस मशवरे पर अमल के लिए तैयार होकर जिस कमरे से सोने निकली थी इसमें जा घुसा। ये कमरा यकीनन सुरला उसके पति के ज़ेरे इस्तेमाल था। यहाँ 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। वो एक चारपाई पर जा लेटा, आंखें बंद करते ही नींद यूं हमलावर हुई जैसे मौका की तलाश में थी। दोबारा वो सोनिया के पुकारने पर ही उठा। ओह सोलिए, अब कुछ पेट पूजा कर लो। इसे आंखें पटपटाते देखकर वो दोस्ताना लहजे में बोली। सुरला बेचारी ने आफत नाकानी की तरह नाजिल होने वाले बिन बुलाए मेहमानों के दस्तरखान पर खाना चुन दिया था। आलू की भुजिया, लौकी और दही का रायता, कटी प्याज के लच्छे और लसूड़े का अचार। सादा से इस खाने का स्वाद ही अलग था। तुम मुझे 5 स्टार होटल से भी बेहतर जगह पर ले आई हो। अगरचे शानी की तकलीफ इसे चैन नहीं लेने दे रही थी, फिर भी इसे रगबत से खाना खाया और सोने की तरफ देखकर तबसरा किया। जवाबन कुछ कहती इससे कबल बैरून दरवाजे पर दस्तक की जोरदार आवाज सुनाई दी। कौन आया होगा? सोने ने सुरला से पूछा। मालूम नहीं जी, इसने रलमी का इजहार किया। अच्छा, जाकर देखो और कोशिश करो कि आने वाले को दरवाजे से ही टाल दो। सोने हिदायत देने के साथ खुद भी इसके पीछे दरवाजे की तरफ चल पड़ी। इस दौरान दोबारा दस्तक हुई। दरवाजा क्यों नहीं खोलती कलमुही, क्या बहरी हो गई है? सुरला की सास की टांगे फालिज की वजह से नाकारा हो गई थी, लेकिन जुबान की धार बड़ी तेज थी। कौन है? सोनिया खंजर बदस्त दरवाजे की दाईं जानिब खड़ी थी। सुरला ने बुलंद आवाज में इस्तफसार करते हुए कुंडी खोल दी और बिल्कुल गैर मुतवक्को तौर पर लपक कर बाहर निकल गई। रशी, रशी, भागो यहाँ से। इसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि अंदर मौजूद दरवाजे की तरफ कान लगाए बैठे माज तक भी पहुंच गई। वो फौरन अपनी जगह से उठकर दरवाजे की तरफ भागा। इस असना में सोनिया बाहर निकल चुकी थी। गुंडे हैं, घर में गुंडे। शोर का हाथ थाम कर इसे अपने साथ दौड़ने के लिए खींचती सुरला की आवाज ही जानजदा थी। अपने अब तक के ताउन के बरखिलाफ इसका ये अमल नहायत गैर मुतवक्को था। शायद अब तक खामोश इसलिए थी कि पति की मखसूस वक्त पर आमद मुतवक्को थी। क्या कह रही सुरला? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। सुरला के साथ भागने के बजाय जानकारी लेने के लिए कोशिश कर रहा था। खंजर हाथ में सोनिया बाहर निकली तो हैरत से आंखें फाड़ कर इसे देखने लगा। सोनिया की इतनी मोहलत काफी थी। इसे लपक कर इसकी गर्दन पर खंजर रख दिया। आवाज निकाली तो जान जाएगी। धमकी देने का अंदाज ऐसा था कि अगर एक ही खिड़की बन गई, लेकिन सुरला का भोंपू बंद न हुआ। बचाओ, बचाओ। वो इस यानी अंदाज में चीखती चली गई। रद्द-ए-अमल में घरों के दरवाजे खुलने लगे। कोई करीब आया तो ये जान से जाएगा। सोने रशी की गर्दन पर खंजर की नोक का दबाव इस हद तक बढ़ा दिया था कि खून के चंद कतरे छलक पड़े। घरों से निकलने वालों को अपने कदम रोकना पड़े। वैसे भी इनमें मर्दों की तादाद बहुत कम थी, ज्यादातर औरतें और बच्चे ही थे। बचाओ, कोई मेरे रशी को बचाओ। सुरला चीख चीख कर दुआएं दे रही थी। हालांकि इसकी हिमाकत ने ही इसके पति की जान पर बनाई थी। कोई रास्ते में आया तो वो भी अपनी जान से जाएगा। सोने गुर्राई और रशी समेत गली से निकासी के रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। माज भी इसके साथ था और गिरदो पेश पर नजर रखे हुए था। इसे कुछ लोगों के हाथों में मोबाइल फोन भी नजर आ रहे थे। शायद पुलिस से राब्ता करने की कोशिश की जा रही थी। वो इन्हें रोकने पर कादिर नहीं था। इनके पास वाहिद हथियार सोनिया का खंजर था और सिर्फ एक खंजर से इतने लोगों को मजबूर नहीं किया जा सकता था। रशी की जिंदगी दाव पर लगी देखकर नजदीक नहीं आ रहे थे, लेकिन बाकी मामलात में तो आजाद थे।
वहाँ एक हंगामा सा बर्पा हो गया था और इस सारे हंगामे में सुलह की चीखने चिल्लाने की आवाजें सबसे बुलंद थी। सास के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहने वाली का वॉल्यूम बता रहा था कि मुस्तकबिल में वो सास की जानिशीन साबित हो सकती है। हमें खामोशी से यहाँ से निकल दे, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। किसी ने हमारी राह रोकी तो फिर जो होगा इसका दोष हमें न देना। रशी समेत आगे बढ़ती सोनिया ने एक बार फिर धमकी देकर किसी पेशकदमी की राह रोकने की कोशिश की। अभी इसके अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि एक घर का दरवाजा झटके से खुला और एक नौजवान लड़का डंडा लहराता हुआ हमलावर हो गया। माज की इस लड़के पर बर वक्त नजर पड़ गई। इसने घूमकर लड़के की नाक पर ऐसी लात मारी कि वो वहीं दोहरा हो गया। इसके हाथ से डंडा निकलकर जमीन पर गिर गया। माज ने फौरन डंडा उठाया और मौका का फायदा उठाने की कोशिश करते एक और जीदार की कमर पर इस जोर से मारा कि मिलाकर नाच उठा। इसकी स्फूर्ति ने जहां लोगों को कंट्रोल में रखने में मदद दी, वहां खुद इसे शदीद तकलीफ की सूरत में नतीजा भुगतना पड़ा और साफ महसूस हुआ कि शाने के जख्म से एक बार फिर खून का रिसाव शुरू हो गया है। अच्छी बात यह थी कि अब वो गली से बाहर निकल चुके थे। बाहर निकलते ही इनकी एक ग्रे मर्सिडीज पर नजर पड़ी। वो इसी समझ आ रही थी। सोने ने हाथ हिलाकर ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मर्सिडीज इनके करीब आकर रुक गई। मैं स्याह अंगूर हूँ। जैसे ही पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने गर्दन बाहर निकालकर झांका, सोने तेज सरगोशी में बोली, हमें अपनी जूस फैक्ट्री के लिए स्याह अंगूरों की जरूरत है। इसने जवाब देने के साथ ही पिछली तरफ का दरवाजा खोल दिया। सोने रशी की तशरीफ पर लात मारकर इस समझ धकेला जहां इसकी बीवी और मोहल्लेदार गली से निकलकर जमा हो गए थे और खुले दरवाजे से मर्सिडीज में बैठ गई। माज यकीनी तौर पर इसके साथ था। कोई कैंट फास्ट, मेरे साथी को मेडिकल एड की जरूरत है। सोने के कदरे ताहकुमाना लहजे में दिए हुक्म पर मर्सिडीज के ड्राइवर ने इसे फुल स्पीड पर दौड़ा दिया। दर्द से बेहाल माज ने पुशगाह से सर टिकाकर आंखें मूंद ली तो सोनिया का हाथ तसल्ली देने वाले अंदाज में इसके हाथ पर आ टिका। हम गैर कानूनी तौर पर यहाँ नहीं आए ऑफिसर। ठीक है, हमारे पासपोर्ट दीगर कागजात गायब है, लेकिन अपना रिकॉर्ड चेक करके तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी यहाँ आमद कानूनी है। गाड़ी न्याशा के घर से रवाना होकर आगे बढ़ी तो आलम शाह ने तहम्मुल से अपनी सफाई में बोलना शुरू किया। ये पाकिस्तानी मेंढक तो जरूरत से ज्यादा ही टटर करता है यार, इसका मुंह बंद कराओ। वो खातिब ने इसकी दरख्वास्त पर कान धरने के बजाय अपने मातहत को हुक्म दिया। डोंट वरी सर, मुंह क्या, अभी सब कुछ बंद कर देते हैं। एक मातहत ने हंसकर जवाब दिया और यकदम ही आलम शाह उस सम्मत के पहलू के साथ दो गने आ लगी। ये क्या हरकत है, हम बगैर मुजामत के तुम्हारे साथ तो जा रहे हैं। आलम शाह झुंझुलाया। तुम्हें किसी गड़बड़ से रोकने के लिए यह हरकत जरूरी थी महाराज। उनमें से एक हंसकर बोला और यकदम ही इसके दोनों हाथ थामकर हथकड़ियों में जकड़ दिए। सरमद के साथ भी यही सलूक किया गया। मैं अपनी एम्बेसी के जरिए तुम्हारे इस बुरे सलूक पर एहतजाज करूंगा, आलम शाह ने धमकी दी। अगर हम तुम्हें एम्बेसी तक पहुंचने दें तब। इस जुमले में ऐसी धमकी छुपी थी जिसकी दहशत आलम शाह और सरमद दोनों ने अपने वजूद में महसूस की। अगला लम्हा मजीद तकलीफ दे था। वो दो स्याह पट्टियां थी जिनसे इनकी आंखों को ढांप दिया गया। कहाँ कहाँ ले जा रहे तुम लोग हमें? इस बार समझ चिल्लाया। आंखों में पट्टी बांधने का मतलब साफ था कि इन्हें थाने नहीं जाया जा रहा। वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। ये गुनगुनाहट वो पुलिस वाले थे या कोई भांड? हमने कोई जुर्म नहीं किया। हमारे साथ एक हादसा हुआ है और तुम बजाय हमारे साथ हमदर्दी करने के हमें पाकिस्तानी होने की सजा देना चाहते हो। आलम शाह जज्बाती होने लगा। हमारा बस चले तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान समेत नष्ट कर दें। खैर तो तुम दोनों हाथ लगे हो, हमारी ऐसी सेवा करेंगे कि याद करोगे किसी भारत माता के सपूतों से पाला पड़ा था। अब वो खुली धमकी दे रहे थे। वो धमकी देने की पोजीशन में भी थे। उनके हथियार इनके पहलू से लगे हुए थे। हाथ हथकड़ी में जकड़े थे और आंखें देखने से कासिर थी। वो किस रास्ते से गुजरकर किस झरनों में ले जा रहे थे। भारत माता के सपूत? आलम शाह इस्तेज़ाई हंसा। तुम्हें तो देखकर लगता है कि भारत माता ने सिर्फ बुज़दिलों, चालबाजों और धोखेबाजों को जन्म दिया है। ओए, मैंने कहा ना कि इनके टटर बंद करो। इनको ऑफिसर धाड़ा। रद्द अमल में दोनों के मुंह पर सख्ती से टेप चिपका दी गई। दोनों ही अंदर अंदर बेजुताब खाकर रह गए। मुजामत का नतीजा इनके हक में बुरा ही निकलता। वो बदनीयत वर्दी वाले इनके जिस्मों में गोलियां उतारकर ऐलान कर देते कि उन्होंने पाकिस्तानी दहशतगर्दों को फरार की कोशिश में नाकाम करने के लिए गोलियां चलाई। वो जान के कि इन्हें जहाँ ले जाया जा रहा है वह इन्हें कड़ी आजमाइश और अजियतों से गुजारा जाएगा, लेकिन पूरी मौत के मुकाबले में इस सूरत में एक उम्मीद तो थी कि शायद बचत की कोई सूरत निकल आए। कुछ नहीं तो नियाज शाही किसी तरह इन ढूंढ निकाले। तुम्हारा विचार होगा कि तुम्हारा वो ऊपर तक पहुंच रखने वाला ताऊ तुम्हें बचाने आ जाएगा, पर तुम देखना, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारेंगे कि हवाओं को भी तुम्हारा पता नहीं चलेगा। इनके मुंह बंद कर देने के बाद अब वो खुद उल्टा सीधा बोलने के लिए आजाद था। इंडिया पाकिस्तान के साथ ये करता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ वो करता है। जब देखो ये अराग अलापते रहते हैं साले, फिर भी देखो रोज उठ उठ कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हें कौन बोलता है अपने प्लीज वजूद लेकर इधर आओ? हम तो कहते हैं
ये जो मुझसे पीछे छोड़ गए हो, इन्हें भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ। बेकार में हमारी धरती माता का बोध बने हुए नमक हराम। इनके अल्फाज गवाही दे रहे थे किस दर्जे का मुतासिब और शिद्दत पसंद है। ऐसे बंदे से कोई अच्छी उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती थी। खाना पीना, शादी ब्याह, मरना जीना सब यहाँ है नमक हरामों का। और प्रेम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से करते हैं। पाकिस्तान एटम बम बनाए तो ये खुश, पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीते तो इनकी दंदियां बाहर, पाकिस्तान भारतीय जासूस पकड़ ले तो इनके यहाँ जश्न। मैं तो बोलता हूँ इन सारे नमक हरामों के घरों के बाहर बम मारकर एक ही झटके में इनका काम तमाम कर दो। पर सरकार और नेताओं की अपनी मजबूरियां हैं। मेरे जैसे देशभक्तों की सुनता ही कोई नहीं। इसकी और कोई नहीं सुनता था, इसलिए अब वो इनके मुंह बंद करके अपने अंदर का सारा जहर इनकी समावतों में उंडेल रहा था। अल्लाह अल्लाह करके रास्ता खत्म हुआ तो इन्हें इसकी बक से निजात मिली। लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी थे। गाड़ी जाने कहाँ रुकी, लेकिन पहले मरहले पर ही पकड़ने वालों ने अपनी नफरत का भरपूर इजहार करना शुरू कर दिया। वो किसी जानवर की तरह घसीट कर नीचे उतारे गए, फिर लाते, ठुड्डे और हथियारों के बट मारकर एक समत में धकेले जाने लगे। मुजामत की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो दोनों बेपना बर्दाश्त से काम लेते उस समत आगे बढ़ते रहे जिस समत इन्हें हाँका जा रहा था। आखिर एक जगह इन्हें रुकने का हुक्म मिल गया। कपड़े उतार कर उल्टा लटका दो हरामियों को। हुक्म जारी होने की देर थी, इनके पैर मजबूत फंदों में जकड़े गए और पल में वो इस तरह उल्टे लटके हुए थे जैसे कसाई ज़िबा किए गए बकरों की खाल उतारने के लिए इन्हें उल्टा लटकाता है। वो कसाईयों से कुछ बढ़कर ही थे। बोला कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। खारदार कोड़ों से इनके जिस्मों को तख्ता मश्क बनाते हुक्म सादिर किया गया। सितम सा सितम था। मुंह पर टेप चिपकाकर बोलने का हुक्म दिया जा रहा था। वो बेचारे बोलना तो दूर की बात, जिस समय अंगारे भर देने वाली अजियत को भी खामोशी से सहने पर मजबूर थे। और इनकी हर चीख इनके जिस्म के गुंबद में ही दम तोड़ रही थी। वो महसूस कर सकते थे हर लगाई जाने वाली ज़रब के साथ इनकी खाल उधड़ रही थी और बनने वाले जख्मों से कतरा कतरा करके खून बह रहा था। तकलीफ ऐसी शिद्दत की थी कि हर बार पूरा जिस्म बिन जल के मछली की तरह तड़प उठता था। दहशतगर्दी के कौन सा प्लान लेकर भारत आए थे? कहीं बम धमाके करने थे या निर्दोष शहरियों पर गोलियां बरसाना थी? हर इल्जाम के साथ कोड़ों की एक न रुकने वाली बरसात जारी थी। इल्जाम भी ऐसे थे जिनके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी इनसे ऐसे भयानक जराइम सरजद होंगे। तुम्हारे और साथी कहाँ हैं? यहाँ कौन लोग तुम्हें फैसिलेट कर रहे हैं? सवाल दर सवाल था, लेकिन अजीब हिमाकत थी कि इन्हें जवाब देने की गुंजाइश ही नहीं दी गई थी। शायद वो जवाब चाहते भी नहीं थे। अपने हर सवाल का जवाब इन्हें खुद तय कर रखा था और हर इल्जाम के बारे में तय था कि वो दुरुस्त है। इन हालात में आलम शाह सोच रहा था कि इनका मुजाहमत न करने का फैसला शायद गलत था। इन्हें भरपूर मुजाहमत करना चाहिए थी और किसी न किसी तरह इन जल्लाद सिर्फ लोगों के चंगुल से निकल भागना चाहिए था। बाद में वो अपने सफारत खाने का ताउन हासिल करके खुद को बेगुनाह साबित कर सकते थे। या तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग इन्हें मार मार कर ही खत्म कर देंगे, या फिर इतना मारेंगे कि वो बेबस होकर हर इल्जाम को सच मानने पर राजी हो जाएंगे। मगर अब ये सब सोचना भी लाहासिल था। बंद आंखों, बंद मुंह और हथकड़ियों में जकड़े हाथों के साथ उल्टा लटका हुआ बंदा जिसके जिस्म पर खारदार कोड़े आग दहका रहे हों, जो भी सोचे वो लाहासिल ही था। और फिर सोचना भी कौन सा आसान था। मुसलसल उल्टा लटके रहने के बायस एक तरफ दिमाग का खून बेतहाशा दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ बंधी हुई टांगें पूरे जिस्म का वजन झेलती टूटने से लगती थी। वो देख नहीं सकते थे, लेकिन महसूस कर सकते थे कि इनके जख्मियों से निकलने वाला खून धीरे धीरे बहना अब जमीन पर टपकने लगा है। इस बेपनाह अज़ियत से निजात की कोई राह आखिर कुदरत ने इन्हें अता कर दी। पहले सरमद की बर्दाश्त ने जवाब दिया और वो बेहोश हुआ। फिर आलम शाह के होशो हवास भी साथ छोड़ गए। इतना सबक काफी है, अब नेक्स्ट स्टेप लो। जाने कितना अरसा बेहोशी के आलम में गुजरा था। आलम शाह को होश आया तो समातों से एक शनासा सी महसूस होती आवाज टकराई, लेकिन बस फकत एहसास से शनासाई था। वो इस आवाज को शनाख्त नहीं कर सका। बोलो थोड़ी खातिर और कर दें। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में फिर कभी भारत आने का नहीं सोचेगा। बात के इख्तिताम पर कहका लगाने वाला वही था जो अब तक इन्हें गिरफ्तार करके लाने वाली पुलिस पार्टी को लीड करता रहा था। ओए नहीं यार, पहले ही सालों की हालत पतली है, मर आ गए तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वही था जिसकी आवाज़ शनासा लगती थी लेकिन पहचानी नहीं जाती थी। चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। इन दोनों के दरमियान बड़ी अफवाह तफहीम की फजा थी, तो इसे इंजॉय कर। पूरे 20 साल पुरानी है, कल ही एक जाने वाले ने भिजवाई है। गिलास में मशरूब उंडेलने की आवाज़ सुनाई दी। अच्छी चीज़ है, मैं इसे ख़त्म करता हूँ, तू इन्हें लोड करवा। इसने एक घूंट लेकर चटखारा लेते हुए फरमाइश की। वो कुछ उजलत में लगता था। आलम शाह के दिल में शिद्दत से इसका चेहरा देखने की ख्वाहिश उठी, लेकिन आंखों पर बंधी पट्टी बेहोशी के दौरान भी नहीं हटाई गई थी और वो बदस्तूर देखने से माजूर था। ओए कालू बादशाह, चल लोड कर इन्हें गाड़ी में, जानता है किधर पहुंचाना है। शाहाना अंदाज में हुक्म सादिर किया गया।
ذرا دیر بعد عالم شاہ کا زمین پر پڑا جسم دو افراد نے مل کر اٹھا لیا۔ بے ہوش ہونے کے بعد یہ واحد مہربانی کی گئی تھی کہ ان کے لٹکے ہوئے جسموں کو اتار کر فرش پر ڈال دیا گیا تھا۔ گھوڑے کی طرح دکھتا جسم چار انسانی ہاتھوں پر بورے کی طرح جھولتا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر کسی بورے ہی کی طرح ایک گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ زخمی جسم اس غیر انسانی سلوک پر دہائیاں دے رہا تھا کہ ایک اور بورا اس پر آ گرا۔ سرمد انسانی گوشت پوش کا لمس اس نے تکلیف کے باوجود شناخت کر لیا۔ اس کے دل نے گواہی دی، شاید یہ رات کا وقت ہے۔ گاڑی نے سفر شروع کیا اور تھوڑی دور نکلی تو اس نے اندازہ قائم کیا۔ انہیں جب لایا گیا تھا تو وقفے وقفے سے دوسری گاڑیوں کی آوازیں بھی سنائی دیتی رہی تھی، لیکن اب گویا ہو کا عالم تھا۔ ایسا سناٹا عموماً رات کے پچھلے پہر ہی ہوتا ہے۔ وہ کافی دیر تک سفر کرتے رہے۔ اس دوران اسے ایک آدھ باری کسی دوسری گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی۔ آخر ایک جگہ گاڑی رک گئی۔ اسی جگہ کا بولا تھا نا سر نے؟ کس نے دوسری سے استفسار کیا۔ ہاں یہی جگہ ہے، تم جلدی اپنا کام کرو، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ جواب دینے والے کے لہجے میں قدرے بیزاری اور سختی تھی۔ اس جواب کے ساتھ ہی کوئی اگلا دروازہ کھول کے نیچے اترا۔ پھر معمولی سے توقع کے بعد عالم شاہ نے خود پر لدا بوجھ ہٹتا محسوس کیا۔ سرمد کو اس کے اوپر سے گھسیٹ لیا گیا تھا۔ بوجھ ہٹنے پر ابھی اس نے کھل کر سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ اسے بھی کسی بھیڑ بکری کی طرح گاڑی سے باہر گھسیٹ دیا گیا۔ باہر نرم زمین تھی، ورنہ جسے سے پٹخا گیا تھا خاصی شدید چوٹ لگتی۔ کیا یہ لوگ رات کے اندھیرے میں ہمیں گولی مار کر خود یہاں سے فرار ہونے لگے ہیں؟ آنکھیں دیکھنے سے محروم کر دی گئی جس سے سارا زور سماعتوں پر تھا اور کان سن رہے تھے کہ گاڑی کا انجن مسلسل سٹارٹ ہے۔ اس سٹارٹ انجن نے اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا کیا تو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور سارے جسم میں ایک تناؤ کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ابھی موت کا وقت نہیں آیا۔ اس کے اندیشے کے برخلاف کچھ نہ ہوا اور گاڑی وہاں سے چلی گئی تو اس نے خود اپنے آپ کو یہ خوشخبری سنائی۔ ہاں یہ خوشخبری ہی تھی۔ بھلے سے وہ معذوروں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے، بھلے ہی ان کے جسم درد سے تڑپے تھے اور بھلے ہی وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن ہر آزار سے بڑھ کر یہ احساس خوشکن تھا کہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا اور زندگی باقی ہے۔ زندگی کی ایسی قدر اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ زندگی باقی ہونے کا احساس ہی تھا جو اسے اپنے ارد گرد سب اچھا لگ رہا تھا۔ مٹی کا نم لمس، پچھلے پہر کی ہوا کی خون کی اور جھینگروں کی بولنے کی آوازیں، سب کچھ خوبصورت تھا۔ خود کو اس خوبصورت زندگی کے دھارے میں شامل کرنے کے لیے بس بندشیں کھلنے کا انتظار تھا۔ جب چھوڑا ہی تھا تو کبھی کم سے کم ہاتھ کھول دیتے۔ جب منہ پر سے منحوس ٹیپ ہی ہٹا دیا ہوتا تو ہم خود کو آزاد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر پاتے۔ ہاتھ پیروں کا سارا زور لگانے کے بعد وہ دل میں بڑبڑایا۔ بدبخت نے زیادتی یہ کی تھی کہ ہاتھ جو پہلے سیدھے ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، انہیں بے ہوشی کے دوران پشت پر لے جا کر بندشوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسے زمین پر پڑے پڑے ہی اسی طرح حرکت کرتے ہوئے سوچا اور اپنے قریب سرمد کو ٹٹولنے لگا۔ ایک امید سی تھی اور کچھ نے تو کم سے کم تھوڑی سی کوشش کر کے سرمد کے منہ پر لگا ٹیپ ہی اکھاڑ پھینکے گا۔ سرمد کے جسم سے جسم ٹکرایا تو اس کے اندر جوش سے بھر گیا، لیکن پھر اگر میری توجہ بٹ گئی۔ وہ کتوں کے بھونکنے کی آواز تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ کیا یہ کتے ہماری طرف آ رہے ہیں؟ ذہن میں سوچ ابھری۔ ہاں شاید انہوں نے انسانی خون کی بو پالی ہے۔ دماغ کا دیا جو اب خوفناک تھا، اس وجہ سے زیادہ ہی خوفناک تھا کہ بھونکنے کی آوازیں اب وہ بالکل ان کے سروں پر پہنچ چکی تھی۔ کیا ہم کتے نما انسانوں کے چنگل سے نکل کر سچ مچ کتوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں؟ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے اپنے بالکل قریب ایک غراہٹ سنی اور تڑپ کر اپنا منہ پیچھے ہٹایا۔ وہ یقینی طور پر ایک کتے کی تھوتنی تھی جو اس کے چہرے کو چھو گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ باقی واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔